हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप की आज की ताज़ा तरीन एपिसोड लेके मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। सामाईन इकराम, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन टेस्ट मैच का आगाज़ हो चुका है। मैं काफ़ी दिन तक वीडियो नहीं बना सका, कुछ बिज़ी था, मसरूफियात थी, इस वजह से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे। तो बात कर लेते हैं इस टेस्ट मैच की और जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इन कुछ दिनों के अंदर, उनके बारे में भी आपसे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि नजम अजीज सेठी को नया चेयरमैन पीसीबी लगा दिया गया है। राजा साहब का दौर ख़त्म हो चुका है और नजम सेठी जो है वो नए राजा हैं इस टाइम पीसीबी के। चीफ सेलेक्टर को भी हटा दिया गया। इस टाइम जो चीफ सेलेक्टर हैं शाहिद खान आफरीदी हैं, उनके साथ उनकी कमेटी में अब्दुल रज़ाक और राव इफ्तिखार अंजुम मौजूद हैं। और उन्होंने जो पहले टेस्ट की जो टीम थी उसमें भी रद्दोबदल किया और जो ओवरऑल स्क्वाड था उसमें भी कुछ खिलाड़ियों को ऐड किया। इस सब के बारे में आपसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं पीछे से अगर स्टार्ट करूं तो शाहिद खान अफरीदी ने जो 3 खिलाड़ी ऐड किए थे, जो कि स्क्वाड पहले अनाउंस हो चुका था टेस्ट मैचेस का, उन 3 खिलाड़ियों में मीर हमज़ा, शाहनवाज़ धानी और साजिद खान जो कि ऑफ स्पिनर हैं, उनको शामिल किया गया था। इसके अलावा शाहिद खान अफरीदी ने जो प्लेइंग 11 थी, वो भी जो है डिस्कस की बाबर आज़म के साथ और सरफराज अहमद को इंक्लूड किया गया फर्स्ट टेस्ट मैच में रिजवान की जगह पे और मीर हमज़ा को खिलाया गया है ये पहला टेस्ट मैच। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। उसके अलावा शाहिद खान अफरीदी ने आज 3 मजीद यंगस्टर्स को ऐड किया है टेस्ट स्क्वाड में। गो कि उन्हें मैच तो नहीं खिलाया जाएगा। शाहिद अफरीदी का ये कहना था कि इन 3 यंगस्टर्स को, जो कि उभरते हुए नौजवान क्रिकेटर्स हैं, इनको हम दिखाना चाहते हैं कि ड्रेसिंग रूम का माहौल इंटरनेशनल स्टेटस के ऊपर कैसा होता है। ये खिलाड़ी डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह जो है वो इस सिचुएशंस को टैकल करते हैं, उनके वर्क एथिक्स क्या हैं, किस तरह वो सोचते हैं। तो ये सारा एक्सपीरियंस देने के लिए इन 3 यंगस्टर्स को खिलाया गया है। अगर आपने पाकिस्तान जूनियर लीग को फॉलो किया हो तो आप बासित अली को जरूर जानते होंगे। डेरा मुराद जमाली का ये खिलाड़ी है और ओपनिंग बैट्समैन है, बड़ा ही ब्लिस्टरिंग ओपनिंग बैट्समैन है, पावर हिटर है बहुत अच्छा ही। इसको शामिल किया गया है। इसके बाद जो कि पीजीएल में जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ था, एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर है, अराफात मिन्हास। ये मुल्तान से इसका ताल्लुक है, लेकिन ये खेला था टूर्नामेंट में गवादर शार्क्स की तरफ से, तो इसको भी इंक्लूड किया गया। इसके अलावा मोहम्मद जिशान एक तकरीबन 6, 6.5 पौने 7 फुट का एक फास्ट बॉलर है, फैसलाबाद से इसका ताल्लुक है, तो इसको शामिल किया गया है। तो ये 3 यंगस्टर्स फौरन आज या कल में स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे और टीम के साथ ही रहेंगे। इसके अलावा हारिस रऊफ के बारे में ये खबर आ रही थी कि हारिस रऊफ जो है वो रिकवर कर गए हैं अपनी इंजरी से और वो ओडीआईस के लिए दस्तयाब होंगे। शाहीन शाह अफरीदी की जहां तक बात है तो वो अभी तक रिकवर नहीं कर सके और वो न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। बहरहाल उनका ये कहना था कि वो तैयारी कर रहे हैं और पीएसएल आने तक वो फिट हो जाएंगे और लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करेंगे। चले जी, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल के ऊपर। पाकिस्तान ने कल टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का बाबर आजम ने फैसला किया। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल्लाह की ये 3 विकेटें हमारी 48 के मजमूई स्कोर पर गिर चुकी थी और पाकिस्तान ने कल एक और बदतरीन रिकॉर्ड कायम किया कि टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में पाकिस्तान की वो पहली टीम बन चुकी है जिसके जो ओपनर्स हैं या आप कह लें कि जो पहले 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं वो स्टंप आउट हुए हैं। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि आपके अगर पहले 2 खिलाड़ी जो आउट हुए हैं दोनों ही स्टंप आउट हुए हों। तो अब्दुल्ला शफीक स्टंप आउट हुए। उसके अलावा जो है शान मसूद भी निकल के शॉट मारना चाह रहे थे ब्रेसवेल को, वो भी स्टंप आउट हुए। इमामुल हक भी निकल के एक अननेसेसरी शॉट मारी और ऊपर खड़ी करके वो भी मिड ऑफ के ऊपर आउट हो गए। तो ये क्या गेम प्लान था? ये बेसबॉल खेलने की एक नाकाम कोशिश थी? ये प्लान इनको किसने दिया है कि आप जो है इस तरह की क्रिकेट खेलें? मेरे भाई, बेसबॉल खेलने के लिए आपके अंदर स्किल का होना लाजमी है। स्किल नहीं है आपके पास प्रॉपर पावर हिटिंग का तो आप बेसबॉल क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी ओरिजिनल गेम से जब हटेंगे तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो ये जो पहली 3 विकेट्स गिरती हैं पाकिस्तान की पहले ही घंटे के अंदर, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो था वो पाकिस्तानी टीम पे आ चुका था कि ये अब कैसे रिकवर करेंगे इस जो कि ये जो डिबैकल हुआ है बैटिंग का टॉप ऑर्डर की तरफ से, ये कैसे जो है पाकिस्तान जो है टीम इसको हैंडल करेगी। शान मसूद पे मुझे हैरानगी हो रही है क्योंकि शान मसूद तो भाई आप तो प्रॉपर खिलाड़ी हैं, आप तो एक मंजे हुए बैट्समैन हैं और आप कोई नए खिलाड़ी नहीं हैं, आप कोई युवा खिलाड़ी नहीं हैं। तो आप
इनकी बातों में क्यों आ गए? अगर आपको कहा भी गया था कि आपने इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, तो भाई आपको जैसी क्रिकेट आती है, जैसी बैटिंग आप इतने सालों से कर रहे हैं, आपको वैसे ही खेलना चाहिए मेरे भाई। इमामुल हक की भी मुझे समझ नहीं आई, वो भी इनकी बातों में आ गया है। वो भी इस तरह का अटैकिंग प्लेयर तो नहीं है। हाँ, निकल के वो मारता है शॉट्स, लेकिन वो इस तरह की शॉटें नहीं मारता है ऐसी पोजीशन के ऊपर। तो खैर, अब्दुल्ला शफीक को क्या कहना, वो तो बेचारा बच्चा अभी वैसे नया, उसकी ये गेम जो है तबाह करके रहेंगे, उसको अटैकिंग क्रिकेटर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आपने देखा ही है कि कल क्या हुआ। कल मेरा बाबर आजम खड़ा हो जाता है जी, और पहली पार्टनरशिप तकरीबन 90 ऑड रन की वो बनाता है सऊद शकील के साथ। बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी, थोड़ा सा जो टीम को मुश्किलात से निकाला इन्होंने। लंच से कुछ देर पहले जो है एक ट्रैप सेट किया गया शाम उसके लिए, सऊद शकील के लिए, जो कि इंग्लैंड ने भी सेट किया था 12, कि ऑफ साइड पे पैक फील करके उसको ड्राइव खिलाते हैं, ड्राइव। तो वो खिलाते रहे ड्राइव, चौके भी मारे उसने एक दो बीच में, लेकिन वो एक ड्राइव अपिच खेलते हुए कैच आउट हो गया। तो 4 खिलाड़ी हमारे आउट हो जाते हैं तकरीबन 110 रन के ऊपर। उसके बाद जो है आ जाते हैं क्रीज पर द मोस्ट वांटेड मिस्टर सरफराज अहमद। तकरीबन पौने 4 साल के बाद उसका कमबैक हुआ है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और व्हाट अ कमबैक मैन, व्हाट अ कमबैक। तो बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं सरफराज अपने कमबैक मैच के ऊपर। बाबर आजम के साथ मिलके कमाल की वो जो है वो पार्टनरशिप की जाती है, बहुत ही आला पार्टनरशिप करते हैं दोनों। ऑलमोस्ट 200 रन के करीब की उन्होंने पार्टनरशिप की। सरफराज अहमद जो है अनलकीली 86 पे आउट हो जाते हैं। दिन खत्म होने वाला था, तकरीबन आखिरी 1-2 ओवर रह गए थे उसके अंदर। वो इजाज पटेल की बॉल पे एक ड्राइव मारने गए और स्लिप में कैच आउट हो गए। तो बहुत अच्छा कमबैक था, बहुत सराहा गया ट्विटर पे भी, और बहुत सारे खिलाड़ियों ने भी बहुत तारीफ की सरफराज अहमद की इस बैटिंग के बारे में, और बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। बाबर आजम ने कंटिन्यू की अपनी इनिंग, 100 स्कोर किया, 150 स्कोर किया, और जब कल का दिन खत्म हुआ था बाबर आजम 160 पे ऑलमोस्ट नॉट आउट थे। और पाकिस्तान जो था बहुत अच्छी पोजीशन में, 317 रन पाकिस्तान ने बनाए और 5 खिलाड़ी उसके आउट हुए थे। अब एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि बाबर आजम जब भी अगले दिन आते हैं, न्यू दिन जब भी आते हैं टेस्ट मैच के, तो वो फौरन आउट हो जाते हैं। ये आप देखें, अगर उसकी इनिंग्स को, काफी सारी इनिंग्स है, हालांकि वो सेट भी होते हैं 100 स्कोर करके भी, अगर वो खड़े हुए हैं ना, तो अगले दिन आते ही उनको प्रॉब्लम होती है और वो आउट हो जाते हैं। और आज भी ऐसे ही हुआ टीम साउथी ने जब उन्हें आउट किया। तो बाबर आजम 161 के स्कोर पे जब आउट होते हैं, तो उस टाइम भी पाकिस्तान इन स्पॉट ऑफ बॉर्डर आ जाता है कि यार ये तो हम 400-450 का सोच रहे थे, तो अब ये कैसे होगा। तो हेयर कम्स आगा सलमान। अब यहाँ पे आगा सलमान ने अपनी ब्रिलियंट बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान को 400 प्लस रन करवाए, 437 रन करवाए, और उसने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी भी स्कोर की। पाकिस्तान 437 रन पर ऑल आउट हो गया। और पिच के बारे में मैं भी आता हूं कि पिच कैसा खेली, क्या हिसाब किताब है। अब पाकिस्तान जो है बॉलिंग पे आता है, और न्यूजीलैंड के ओपनर्स जो हैं वो आ जाते हैं, टॉम लैथम और डेविड कॉनवे। बड़े कम्पैक्ट खिलाड़ी हैं, बहुत ही आला। और डेविड कॉनवे ने तो अपने डेब्यू पे इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के खिलाफ डबल सेंचुरी की हुई है। तो ये दोनों खिलाड़ी आ जाते हैं, और हम समझ रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी इनको आउट कर लेंगे भाई आराम से, और अबरार अहमद तो इनको खा पी जाएगा। तो सर बात ये है कि ये इंग्लैंड के खिलाड़ियों की तरह एक तो ओवर अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये सीधे बल्ले से ही खेलेंगे सर। ये उल्टी पुट्ठी सीधी सुई पे नहीं मारेंगे, कन्वेंशनल शॉट्स खेलेंगे। इनको आउट करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड को जो हल्का ले रहा था ना, उसको आज समझ आ गई होगी कि ये जो न्यूजीलैंड की जो टीम है ना, आप बॉलिंग आप कह सकते हैं, लेकिन बैटिंग में ये पूरे हैं, बैटिंग में ये पूरे हैं भाई साहब, ठीक है ना। तो आज उन्होंने तकरीबन पौने 200 रन की पार्टनरशिप ठोक दी। ओपनर ने एक भी विकेट हम नहीं ले सके सारा दिन में। तकरीबन हमारे पास लंच के बाद का 1 घंटा, टी से पहले का घंटा भी था, और यानी कि 1.5 पौने 2 सेशन वो खेले हैं, और हम एक विकेट भी उनकी नहीं ले सके। ऑलमोस्ट 186 रन उन्होंने बना दिए और उनकी कोई विकेट नहीं गिरी। बहुत अच्छी बैटिंग की टॉम लैथम ने, बहुत अच्छी बैटिंग की डेवन कॉनवॉय ने। अबरार अहमद को बहुत अच्छा खेला इन्होंने, नुमान को अच्छा खेला, और फास्ट बॉलिंग में तुम्हारे पास जान है ही नहीं। जो लोग मीर हमजा की सपोर्ट कर रहे थे कि इसको खिलाएं, इसको खिलाएं, इसको खिलाएं, भाईजान ये है मीर हमजा। पेस नहीं है ना उसके पास, और न्यू बॉल पे भी 3-4 ओवर स्विंग होगा, उसके बाद उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, उसके पास और स्किल नहीं है कि खिलाड़ी को किस तरह आउट करेगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भाई इस तरह की पिचेस उनको नहीं मिलती, इसमें मीर हमजा का कोई कसूर नहीं है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में प्रॉपर उनको पिच मिलती है, जहां पे बॉल हिलता भी है, रिवर्स भी होता है, बाउंस भी होता है, कैरी भी होता है, सब कुछ होता है। अब इंटरनेशनल लेवल पे जब वो आता है, तो उसको फटा विकेट मिल जाती है, उसको रोड मिल जाती है। वो क्या करेगा जब उसके पास पेस भी नहीं है? तो वो तो रिलाई लाइन और लेंथ पे करता है और स्विंग पे करता है। तो
अब पिच की बात कर लेते हैं। आई डोंट नो कि जब से शाहिद अफरीदी, नजम सेठी वगैरह आए हैं, पिच की बात कोई कर ही नहीं रहा कि सर ये एक और फट्टा विकेट है, ये वही पिंडी वाला पिच है, ये वही ऑस्ट्रेलिया वाला पिच है जिसपे 196 बाबर आजम ने किया था और मैच हमने बचाया था। ये वही पिच है, पिच का कोई रौला ही नहीं डाल रहा। ये एक रोड है, इस पे कुछ भी नहीं हो रहा, ना इस पे स्विंग हो रही है, ना सीम हो रही है, ना बाउंस है। बाउंसर तो है ही आउट ऑफ द इक्वेशन, बाउंसर की तो भूल ही जाए ना, बाउंस होता ही नहीं बॉल। गिट्टे से ऊपर बॉल उठ ही नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा, यहां तक वेस्ट हाई तक भी बॉल नहीं आ रहा बाउंस करके सर, पेस बॉलर्स का। तो पिच के बारे में कोई नई बात हो रही, मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हो गया है कि राजा चला गया है तो सेठी आ गया है तो पिच के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। हमने तो ये भी सुना था कि नजम सेठी ने क्यूरेटर्स को कहा है कि अगर ये पिच डेड हुई तो आप लोगों की नौकरियां फारिग हैं, ये है वो है। पता नहीं वो ऑथेंटिक खबर है या नहीं, मैंने सिर्फ सुना है, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं आपको। तो ये एक रोड है, एक और रावलपिंडी जैसा रोड है ये भी, और एक और घटिया और स्लो पिच बैटिंग पिच बनाई गई है। एक और डिफेंसिव कप्तान हमें नजर आया है, निकल के सामने आया है बाबर आजम की सूरत में। आप क्यों डरते हैं? आप कहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ हमारी बैटिंग है, तो क्या आप उनको ऐसी पिचेस पे टेस्ट करेंगे, ऐसी पिच पे जहां से आगा सलमान ने भी आकर नीचे से 100 कर दिया? ऐसी पिच पे तो बैटिंग टेस्ट ही नहीं होती सर। थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस जताएं अपनी बैटिंग लाइन के ऊपर, थोड़ी सी तो चैलेंजिंग पिच बना लें। सऊदी से डर रहे थे आप लोग, वैगनर से डर रहे थे, इसलिए बिल्कुल फट्टा विकेट बना दी कि बाउंस ही नहीं है। वैगनर बेचारा टिप्पे मार मार के थक गया, गेंद वेस्ट से ऊपर उठ ही नहीं रहा। पिच के ऊपर कोई शोर नहीं है, डीमेरिट पॉइंट वाली कहानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। समझ से बाहर है कि ये क्या हो गया है। सिर्फ शाहिद अफरीदी छाए हुए हैं, वो जी उन्होंने इंक्लूजन कर दी मीर हमजा की, उन्होंने दानी को खिला दिया। और सर आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप इन बच्चों को तब खिलाएं जब उनको पिच भी तो उस मतलब की मिले जहां पे वो आउट कर सकें। यहाँ पे तो आप किसी को, शोएब अख्तर को ले, वो भी फारिग हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है बॉलर्स के लिए, कुछ भी नहीं है। ना गेंद हिल रहा है, ना गेंद सीम मूवमेंट हो रही है बॉल में, ना स्पिनर्स का बॉल प्रॉपर टर्न कर रहा है। जब थोड़ी सी बॉल हार्ड होती है तो वो थोड़ा बहुत तंग करता है, जैसे ही बॉल सॉफ्ट होती है, 20 25 30 ओवर गुजरते हैं तो इजीली मैनेजेबल है। आराम से खिलाड़ी बैक फुट पे जाके बॉल को गुगली भी रीड कर रहे हैं, रॉन्ग वन सब कुछ, फ्लिप पर हर चीज रीड हो रही है। तो ये एक मैनेजेबल पिच है, ये एक घटिया पिच है मेरे हिसाब से। ये एक और स्लो पिच बनाया गया है, ये एक और डिफेंसिव माइंडसेट को शो कर रहा है कि सर सिर्फ चेहरे बदले हैं, कहानी वही की वही है, कहानी वही है, कैरेक्टर्स बदल गए हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नजम सेठी साहब एक मसीहा बन के आए हैं, जो कि रमीज राजा ने भी कहा, अपने फैंस जो वो यूट्यूब पे बात करते हैं और वो भी बोलना शुरू हो गए हैं कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से हटा हूं और ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पीसीबी में नहीं होना चाहिए और एक मेरिट बेस्ड काम होना चाहिए, मुझे ड्यूरिंग द टूर हटा दिया गया, बहुत अच्छी क्रिकेट हमारी सिमत में जा रही थी, बहुत अच्छी चीजें हो रही थी। तो राजा साहब आप भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से तो आए हैं। आप कौन सा कोई इलेक्शन लड़के आए हैं, कोई इलेक्शन जीत के आए हैं, कोई इंटरव्यू दे के आए हैं? कुछ भी नहीं सर, आप भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ही आए थे। अब आप जिन कोचेस की बात कर रहे हैं कि जी सकलैन मुश्ताक वगैरह टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है जिस तरह मुझे हटाया गया, मैं भी टेस्ट क्रिकेटर हूँ, इज्जत दें आप टेस्ट क्रिकेटर्स को और तरीके के साथ फेयरवेल देना चाहिए। तो राजा साहब जब आप आए थे तब वकार यूनुस और मिसबाह उल हक भी टेस्ट क्रिकेटर्स थे, वो हेड कोच थे टीम के, वो भी ऐसे ही गए हैं सर, गुमनामी में गए हैं बिल्कुल। उन्होंने तो आपको आपके आते देख के आपने उनको ऐसा मैसेज पहुंचाया है, उन्होंने खुद रिटायर, उन्होंने कहा जी भाई हम नहीं करते हैं, वो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, इस्तीफे दे दिए, रिजाइन कर दिया दोनों ने। सर वो भी टेस्ट क्रिकेट थे। ये तो फिर वही बात है कि जैसा करो वैसा भरो, जो आपने किया है वही आपके साथ हो गया, यही हमारा कल्चर है, यही हमारा ट्रेंड है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म हो नहीं सकती जब तक प्राइम मिनिस्टर जो है वो पैटर्न इन चीफ रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट का, तो तब तक तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चलती रहेगी ना। तो आप कानून क्यों नहीं बदलते, आइन क्यों नहीं चेंज करते? करे ना, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में इलेक्शन होने चाहिए, प्रॉपर नॉमिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी की तरफ से भी। तो खैर क्रिकेट है पाकिस्तान के अंदर, ये शुरू से चलता आ रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है वही पैटर्न इन चीफ भी होता है क्रिकेट बोर्ड का। तो राजा साहब अब तो पछताए कि क्या हो, अब जब चिड़िया चुग गई खेत, अब आप दोबारा यूट्यूब चलाएं सर, और प्लीज वही वाला अपना स्टांस रखिएगा जो पहले रखते थे।
तनकीद करते थे बाबर आजम पे और सब पे, तो देखते हैं कि अब आप किस स्टांस के साथ यूट्यूब पे वीडियोस किया करेंगे। ये थी राजा साहब की कहानी। पिच मैंने आपको बता दी और आपने देख भी लिया होगा कि इंतहाई बोरिंग टेस्ट मैच चल रहा है, बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैटिंग ओरिएंटेड पिच है। और आप लोगों ने हल्के में ले लिया न्यूजीलैंड की बैटिंग को सर, वो आपको बताएंगे कि आपको ऐसी पिद्दी लगाएगा, अभी तो विलियमसन नहीं आया, वो ऐसी पिद्दी लगाएंगे कि आप याद रखेंगे। अभी तो आप उनके ओपनर्स ही नहीं आउट कर सके, अभी तो बहुत लंबी बैटिंग लाइन है उनकी। ठीक है, तो अब ऐसी पिच बनाए, ठीक है, आप भी 100 करें, बाबर साहब भी 100 करें। अभी तो उसके दोस्त इमाम ने 100 नहीं किया, तो वो बड़ा परेशान था इस बात पे। आगे आगा सलमान ने 100 कर दिया। तो ये सब कुछ हो रहा है, पिच पे कोई शोर शराबा, कोई हुल्लड़बाजी नहीं हो रही। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। और ये मुझे जो टेस्ट मैच नजर आ रहा है कि ये अभी 2 दिन का जो खेल हुआ है, तो इसमें मुझे रिजल्ट तो कम ही नजर आ रहा है और ये ड्रॉ की तरफ मुझे जाता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि अगल कर न्यूजीलैंड सारा दिन बैटिंग करता है और वो 300 प्लस रन स्कोर कर जाता है, तब भी उनकी 40-50 की लीड ही बनेगी। और मेरा नहीं ख्याल कि वो 40-50 की लीड के ऊपर पाकिस्तान को दोबारा बैटिंग दे देंगे। वो इंग्लैंड की टीम नहीं है, वो आराम से सेफ साइड जाएंगे कि हम चौथे दिन भी खेलें कुछ 1-2 सेशन और इतनी लीड दे दें 150-200 की कि ट्राई किया जाए कि पाकिस्तान को 4-5 सेशन देके कि उसके अंदर उसी लीड में उनको आउट किया जाए, प्रेशर में डाला जाए। तो ये तो हो सकता है, इस तरह तो रिजल्ट आ सकता है। जहां तक बात रही पाकिस्तानी टीम की, तो पाकिस्तान टीम इस मैच को इस पिच के हिसाब से, मेरे हिसाब से, वो जीतने के लिए या हारने के लिए गई नहीं है, वो गई ड्रॉ के लिए। सेफ साइड पिच बनाई गई है, वही घटिया डिफेंसिव माइंडसेट हमारा जो है आज फिर हमें नजर आया है। एक बैट्समैन ओरिएंटेड ये पिच है, बॉलर्स के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे मैच को देखने कौन आएगा? कराची का स्टेडियम तो खाली पड़ा वैसे ही, ठीक है ना, वो वैसे ही लोग नहीं आते वहां के, ठीक है ना। ऊपर से इस तरह की पिच आप उन्हें देंगे तो ठीक है, फिर आप मजे मजे में रहें। आप बाबर आजम के शौक, मैं बाबर आजम पे कोई तनकीद नहीं कर रहा सर, वो तो स्कोर करता ही है, उसका तो जहां मर्जी खिला दें वो करेगा। हमें आदत है उसके 100 देखने की, उसकी अच्छी बैटिंग देखने की। मैं बात कर रहा हूं बीइंग अ कैप्टन, कि ये कैसे हो सकता है कि कैप्टन की मशावरत के बगैर पिच तैयार कर ली जाए। कैप्टन की से होती है सर पिच में, कोच की होती है पेस जो है इसमें से होती है पिच के ऊपर, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता इस बात को। और आप क्यों पाकिस्तानी जो पिचेस हैं जो कि स्पिनर्स के लिए तो वैसे ही अच्छी नहीं है, कब आपने देखा है यहाँ स्पिनर्स डोमिनेट करते हो? यहाँ पे हम जब भी जीते हैं अपने फास्ट बॉलर्स के सर पे जीते हैं और अच्छे रिस्ट आर्म स्पिनर्स के सर पे जीते हैं। अब मजबूरी ये है कि हमारे पास अच्छा रिस्ट आर्म स्पिनर भी नहीं है। यासिर शाह था, उसको आपने स्क्वाड में सेलेक्ट नहीं किया। अब अबरार है, अबरार को वो आराम से भाई पूरा पढ़ के आए हुए हैं, पूरा पढ़ के आए हुए हैं। वो बता रहे थे एक दूसरे को कि भाई जो फ्लाइट लेग स्टंप के बाहर दे रहा है वो गुगली ही कर रहा है। तो इस तरह की चीजें थी, वो पढ़ के आए हैं गोरे न्यूजीलैंड वाले, प्रॉपर अबरार की स्टडी करके आए हैं, उसकी वीडियोस देख के आए और आज उनकी बैटिंग से हमें ये पता चला है। और बाबर आजम साहब देख रहे हैं कि वो स्पिनर्स को इजीली खेल रहे हैं, स्कोर पे चढ़ाई जा रहे हैं। बाबर आजम साहब उनको हटा ही नहीं रहे, लगाया हुआ है कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कोई डिफरेंट टैक्टिक्स नहीं, कुछ भी नहीं कि मैं पेस बॉलर को लाता हूं, ये हम थोड़ा सा राउंड द विकेट शॉर्ट बॉलों की ट्राई करते हैं, इधर उधर पिच फील्डर लेके थोड़ा सा ऑफ साइड पैक करते हैं, थोड़ा इसको यहाँ खिला, मतलब कुछ भी नहीं। वही जो ऑर्थोडॉक्स कप्तानी होती है वही हमें आज भी नजर आई। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बाबर आजम की कप्तानी को कोई खतरा नहीं है सर, क्योंकि नजम सेठी साहब भी उसके फैन है और शाहिद अफरीदी साहब भी उसके फैन है। तो उस बंदे की कप्तानी कहीं नहीं जाने वाली, वो इसी तरह कप्तानी करेगा। और ठीक है, फिर आप करते हैं सर इस तरह की कप्तानी ऑर्थोडॉक्स, और फिर ठीक है, हम देखेंगे, बर्दाश्त करेंगे जो जलालतें हमें मिल रही हैं। अभी इंग्लैंड हमें घर में व्हाइट वॉश करके गया है और हमने फिर भी कुछ नहीं सीखा और एक और फट्टा बना दिया गया, एक और हाईवे बना दी गई। तो कप्तानी में एरर्स मौजूद हैं सर। आपके पास बैकअप में लड़के ही नहीं है, आपके पास की फास्ट बॉलर ही नहीं है, आपके पास प्रॉपर टेस्ट का बॉलर ही नहीं है। अगर आपने मीर हमजा को लिया था तो भाई पिच तो देते ना उसको, थोड़ी सी तो पिच देते जिसमें जान होती, जिसमें वो कुछ आउट कर सकता। उसका क्या कसूर है? कसूर मोहम्मद अली का भी नहीं था। आप उसको इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ले जाए, वो नत डाल देगा मोहम्मद अली, मैं आपको आज बता रहा हूं। कसूर नहीं है इनका, कसूर पिच का है सर। ऐसी पिच पे कुछ भी नहीं हो सकता, फास्ट बॉलर कुछ नहीं कर सकता ऐसी विकेट के ऊपर। ये सिर्फ बैटर्स ओरिएंटेड पिच है यहाँ पे। अब वो भी ढेरों स्कोर बनाएंगे, 100 दोनों ओपनर 100 भी करेंगे मेरे हिसाब से। विलियमसन पड़ा हुआ है, नहीं उनकी भी 2-4 सेंचुरी आनी है, आप देखिएगा।
और वो जिस मूड में लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद वो हमें लीड देने के चक्करों में 80-100 रन की लीड वो चाहते हैं कि हमें दें और फिर हमें खिलाएं, 200 तक आउट करें, 100 रन का टारगेट लें और इस मैच का डिसीजन आ जाए। इस तरह तो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान यहां से मैच एक ही सूरत में जीत सकता है कि कल वो आके इनको आउट कर दे, कुछ अनहोनी हो जाए और पाकिस्तान 100-120 रन की लीड ले जाए, फिर तो कुछ हो सकता है। अदरवाइज ये मैच एक ड्रॉ की तरफ जा रहा है और ये एक और बोरिंग मैच हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। इससे अच्छे मैच तो हम यूएई में खेलते थे, यूएई में इससे अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिल जाती थी यार। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब से क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट वापस आई और स्पेशली पिछले 2-3 सालों में बहुत बुरी पिचेस बन रही हैं। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ जो हमने होम सीजन खेला था टेस्ट सीरीज, कमाल की पिचेस थी। नसीम शाह हैट्रिक कर रहा है, फास्ट बॉलर्स आउट कर रहे हैं, स्पिनर्स भी आउट कर रहे हैं। वो क्यूरेटर्स कहां गए, वो पिचेस कहां गई, मुझे नहीं समझ आ रहा। उसमें सिर्फ बाबर आजम से रन नहीं हुए थे, वो अलग बात है, प्रॉपरली वो रन नहीं कर पाए, आउट होते रहे। महाराज कभी आउट कर रहा है, कभी कोई आउट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि उसके बाद फिर उस तरह की पिचेस नहीं बनी दोबारा। तो ये बात समझदारों के लिए थी, साहिब अकल लोगों के लिए थी, मेरी वो बात समझे होंगे। तो जी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मबैन ये टेस्ट मैच जारी है। कल इसके तीसरे दिन का खेल होगा। आई होप सो कि कल पाकिस्तान के बॉलर्स को पहले घंटे में 2 विकेटें या 3 विकेट जरूर लें और अंडर प्रेशर करें न्यूजीलैंड की टीम को और कल का दिन में उनको आउट करें, किसी भी तरीके से आउट करें भाईजान, वरना ये मैच ड्रॉ की तरफ ही जा रहा है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।